नमस्कार, उत्तराखंड डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं 1 मार्च 2023 की क्लास। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इनमें से किस जिले में मिलेट मिशन लागू नहीं किया जाएगा? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिहरी, क्योंकि जो मिलेट मिशन है ये देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया गया है। तो ये बाइलिंगुअल में है हमारा ये वीडियो। इसका इंग्लिश में हो जाएगा क्वेश्चन, इन विच ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट्स विल द मिलेट मिशन नॉट टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट? द आंसर विल बी टेहरी। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या है मिलेट योजना। मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के मद्देनज़र प्रदेश सरकार राज्य में मिलेट मिशन लाने जा रही है। इसके तहत मंडुवा, झोंगरा जैसे कृषि उत्पादों को तवज्जो दी जाएगी। अंत्योदय योजना हर साल राशन कार्ड प्रति 1 किलो मंडुवा 1 रुपये मिलेगा। यानी ये योजना जो अंत्योदय कार्ड हैं जिनके पास, उनको 1 किलो मंडुवा जो होगा वो 1 रुपये में मिलेगा, यानी प्रति किलो मंडुवा 1 रुपये के हिसाब से मिलेगा। यह योजना देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल में लागू की जाएगी। इस योजना के तहत मंडुवे के उत्पादन और विपणन यानी मार्केटिंग के लिए 73 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यानी 73 करोड़ रुपीस का बजट का आवंटन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है, एक्चुअल में क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ मैं, इसमें एक न्यूज़ आई थी जो कि काली नदी के ऊपर जो है उसमें पुल बनाया गया है, वो किन दो देशों को जोड़ता है। यानी काली नदी ऑब्वियसली बात है ये उत्तराखंड से, और उसकी सीमा लगती है नेपाल से, वहीं पे काली नदी बहती है। तो ये उत्तराखंड और नेपाल को जोड़ता है, नहीं भारत और नेपाल को जोड़ेगा। तो ये इस तरीके का था। तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है पुल के बारे में। पिथौरागढ़ के धारचूला और तवाघाट के मध्य भारत के एलागाड़ और नेपाल के बड्डू के मध्य, ठीक है, यानी पिथौरागढ़ के धारचूला और तवाघाट के मध्य, भारत के एलागाड़ और नेपाल के बड्डू के मध्य बने पुल, और जौलजीबी से पीपली के मध्य भारत के द्वालीसेरा और नेपाल के लाली के बीच बने पुल का उद्घाटन हुआ। दोनों देशों के लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। भारत और नेपाल के मध्य बहने वाली काली नदी पर 2 अंतर्राष्ट्रीय झूलों का आवागमन शुरू हो गया है। 2 अंतर्राष्ट्रीय जो झूला पुल है उस पर जो है वो आवागमन शुरू हो गया, ये कहने का मतलब था। तो ये पुल कहाँ पे है? धारचूला और तवाघाट और जौलजीबी से पीपली, ये दो आपको ये याद रखना है। बाकी अगर आप जो उसमें जो और दिए हैं वो उसको नहीं भी याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो धारचूला, तवाघाट और जौलजीबी, पीपली, ये चीज़ आप याद करेंगे, काफ़ी है। इसको दिमाग में रखिए, इस तरीके से इसमें कोई क्वेश्चन बीच में उठ सकता है। अगला क्वेश्चन है, द हरकी पौड़ी कॉरिडोर ऑफ हरिद्वार विल बी डेवलप्ड ऑन द लाइन्स ऑफ विच कॉरिडोर? तो इसका आंसर हो जाएगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। यानी हरिद्वार के जो हरकी पौड़ी कॉरिडोर को किस कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो काशी विश्वनाथ की जो कॉरिडोर है उसके तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो ये न्यूज़ आई थी कि 26 फरवरी 2023 को उत्तराखंड राज्य की धार्मिक नगरी हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हरिद्वार को हर की पौड़ी कॉरिडोर को भी विकसित किया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए कैबिनेट ने संवैधानिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि कॉरिडोर विकसित करने के लिए RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बन गई है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, एक इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है सिंपल, कि जो कॉरिडोर हरिद्वार जो कॉरिडोर है उसको विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए, वो किस कॉरिडोर की तर्ज पे किया जा रहा है? तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पे उसको डेवलप किया जाएगा। लोकल फॉर वोकल से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी, सॉरी वोकल फॉर लोकल बोलते हैं इसको। वोकल फॉर लोकल से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी कि देहरादून में जो अभी नेचुरल हर्बल कलर तैयार हो रहे हैं होली के लिए, यानी होली में भी जो है इम्पोर्टेड कलर्स यानी जो चाइनीज़ कलर्स है उसका यूज़ करने के लिए वहाँ पे स्थानीय लोगों ने मना किया। तो वहाँ पे वोकल फॉर लोकल हो रहे हैं, और उसके लिए देहरादून में जो है नेचुरल हर्बल कलर्स की जो है वहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, तो होली पर लोकल फॉर वोकल का रंग देहरादून में तैयार हो रहे हैं हर्बल और नेचुरल कलर। वोकल फॉर लोकल का मतलब स्थानीय उत्पादों को प्रयोग करने और विदेशों में बढ़ावा देना है। ठीक है, मेरा मकसद था इस न्यूज़ को लाने का क्या है कि मैं आपको वोकल फॉर लोकल का मतलब बता दूँ। वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या है? स्थानीय उत्पादों को प्रयोग करना और उनको विदेशों में बढ़ावा देना है। इसके लिए हमें स्थानीय उत्पादों का प्रयोग करना होगा और इन लोकल उत्पादों की गर्व से प्रचार भी करना होगा। यानी हम जो लोकल, हम नॉर्मली हमारे एक मेंटलिटी क्या होती है कि जब हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी यूज़ करते हैं तो हम बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि यार मेरा जूता है जापानी, समथिंग ऐसा करके हम इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं। तो
वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या है कि हम वोकल को यूज़ तो करें ही करें, साथ में उसका हम ब्रांडिंग भी करें और उसका प्रचार भी करें अच्छे तरीके से और गर्व के साथ प्रचार करें। वोकल फॉर लोकल का मुख्य उद्देश्य भारतवासी न केवल स्थानीय वस्तुएं खरीदें बल्कि गर्व से लोकल प्रोडक्ट्स का प्रचार भी करें। लोकल का मतलब केवल भारतीय कंपनियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों से नहीं है, बल्कि देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा बनाए गए उत्पाद से भी शामिल है। इस प्रकार वोकल फॉर लोकल के तहत स्वदेशी को अपनाते हुए मेक इन इंडिया के लक्ष्य को समाहित करते हुए लोकल उत्पादों का वैश्विक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनने के साथ ही भूमंडलीकरण के दौर में दूसरे देश के लिए मार्गदर्शक भी बने। इसका मुख्य उद्देश्य देश के संरक्षित लोकल स्थानीय उत्पादों को विश्व में प्रचार करना है। स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि से देश में चीन जैसे देश की उत्पादों की मांग लोकल क्षेत्रों में घटेगी। वोकल फॉर लोकल से आर्ट क्राफ्ट जैसे कई कार्यों को नए मुकाम पर ले जाने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल लोकल व्यवसायी बल्कि बुनकर और कारीगरों को भी काम मिलेगा। तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता का अवसर प्राप्त होगा, जिससे भारत आर्थिक रूप से संपन्न होगा, देश की मांग को पूरा करने में संभव हो सकेगा। वोकल फॉर लोकल से आत्मनिर्भरता की बदलती परिभाषा में भारत को स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के साधारण ब्रांड के प्रोडक्ट्स को वैश्विक स्तर पर प्रचार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट में देशवासियों को बड़ा मंत्र दिया था, इकोनॉमी के साथ साथ देश की कोरोना मुक्त रखने की आत्मनिर्भरता का मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय कहा था कि नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूँ। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। यह आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी के करीब करीब 10% है। तो वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या क्या सीधा सीधा है कि सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स ही नहीं होगा। इसके मतलब क्या होगा, जो देश की एमएनसी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं उसको भी रिलेटेड होगा। और बस वोकल फॉर लोकल ये इतना ही कि हम अपने लोकल वाले को हमने क्या है कि उसको ब्रांडिंग उसी करनी है, यानी विश्व में उसका प्रचार भी करना है। और ये क्या कब दिया गया था, कोरोना टाइम पे पीएम मोदी ने दिया था वोकल फॉर लोकल का मंत्र। और उसमें उन्होंने क्या किया था, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, जो हमारे देश की जीडीपी का करीब करीब 10% है। ये आपको इस चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द 7 डे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। तो इसके बारे में भी हम एक देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है इसके बारे में क्या चीज़ है। ऋषिकेश में बुधवार को 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज़ हो गया। 1 से 7 मार्च तक चलेगा ये। और इस महोत्सव में देश के विख्यात योग संस्थानों ईसा फाउंडेशन, शिवानंद योगा स्कूल, कृष्णामाचार्य योग मंदिरम, आर्ट ऑफ लिविंग, कैवल्य धाम, राममणि अयंगर स्मृति योग संस्थान आदि के योगाचार्य एवं योग प्रशिक्षक भाग लेंगे। उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम की ओर से गंगा रिजॉर्ट मुनि की रेती में योग महोत्सव की शुरुआत होगी। यानी कहाँ होगा, ये उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम की ओर से इसकी ये आयोजित किया जा रहा है। और गंगा रिजॉर्ट मुनि की रेती, नाम याद कर लीजिए, गंगा रिजॉर्ट मुनि की रेती। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ मनाया गया। ये ऋषिकेश में गंगा रिजॉर्ट मुनि की रेती में इसका शुरुआत होगी। ठीक है। अभी आज का डेट का जो आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी उसमें चलते हैं। रिव्यू क्या आई थी, न्यूज़ आई थी कि रामपुर तिराहा कांड में आरोपित जो पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर आरोप तय किए गए हैं। ये चीज़ एक तरह की न्यूज़ आई थी, मतलब अभी पूरा तरीके से ये ख़त्म नहीं हुआ है। रामपुर तिराहा कांड का जो केस था अभी पूरे ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन उसमें ये था कि एक आरोप तय किए गए हैं, चार्जशीट दाखिल की, समथिंग इस तरीके का कुछ एक न्यूज़ आई थी। तो मैं आप लोगों का मकसद है इस चीज़ को लाने का यहाँ पे कि अब जो रामपुर तिराहा कांड था ये काफ़ी फेमस है, लेकिन लोग बहुत इसके बारे में नहीं जानते। तो मैं एक डिटेल में इसके बारे में आपको बता दूं, ताकि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए और आपके दिमाग में उस टाइम पे क्लिक करें और आप उसको कर सकें। तो रामपुर तिराहा कांड क्या था, मुजफ्फर नगर के रामपुर तिराहे पर 1 अक्टूबर की रात को और 2 अक्टूबर 1994 के दिन में जो हुआ उसके घाव आज भी लोगों को सन्न कर देते हैं। यह वह दौर था जब आंदोलनकारी उत्तर प्रदेश से अलग एक पहाड़ी राज्य की मांग कर रहे थे। उस वक्त बाड़ी मडवा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे जैसे नारे हवा में तैर रहे थे। आंदोलन को दिल्ली तक ले जाने के लिए 1 अक्टूबर को पहाड़ी इलाकों से 24 बसों में सवार होकर कुछ आंदोलनकारी दिल्ली की तरफ रवाना हुए। पहले इन्हें रुड़की के नारसन बॉर्डर पर रोका गया, लेकिन जत्था आगे बढ़ गया। फिर आंदोलनकारियों को तैयारी रामपुर तिराहे पर रोकने की तैयारी की गई। 1 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों और पुलिस में कहासुनी हुई कि तभी अचानक नारेबाजी और पथराव शुरू हो गया।
इस पथराव में तत्कालीन डीएम अनंत कुमार सिंह थे, वो घायल हो गए। यानी उस टाइम के जो तत्कालीन डीएम थे यूपी के, वो कौन थे? अनंत कुमार सिंह थे, वो घायल हो गए थे। अब डीएम साहब घायल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली लाठीचार्ज तो होगा। तो इसके बाद यूपी पुलिस ने क्रूरता से लाठीचार्ज किया और करीब 250 आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया। इसी झड़प के बीच कथित तौर पर पुलिस पर महिलाओं के साथ छेड़खानी और रेप के आरोप भी लगे, जिनमें बाद में कई सालों तक मुकदमा भी चला। 2 अक्टूबर 1994 के दिन मामला ज़्यादा संघपूर्ण स्थिति में पहुंच गया। इसमें यूपी पुलिस के करीब 24 राउंड फायरिंग की, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई और 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई। फिर 1995 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। ठीक है, यानी ये कब को हुआ था? ये 1 अक्टूबर 1994 के रात की बात थी और 2 अक्टूबर 1994 के दिन की बात थी। ठीक है, तो उसमें क्या था, डीएम थे वहाँ के उस टाइम पे यूपी के, जो मुजफ्फरनगर के जो डीएम थे अनंत कुमार सिंह थे, वो घायल हो गए थे। तो उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और पुलिस ने कुछ इतनी ज़्यादा बर्बरता की थी कि उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़खानी और रेप जैसी घटनाएं भी वहाँ पे सामने आई थी। ठीक है, और उसके बाद पुलिस ने वहाँ पे 24 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। 1995 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। ये चीज़ आपको इतना हल्का फुल्का अपने दिमाग में रखना, कि ताकि इससे संबंधित कभी कुछ मीन्स का कोई क्वेश्चन आ जाए, कुछ आ जाए, तो आप उसको वहाँ पे लिख पाएँ। ये था मेरा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर क्लास लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।